गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग देखते हैं मोशन इन ए प्लेन, है ना। क्विक रिवीजन, जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या है इसमें, है ना। रिवाइज करते हैं। तो शुरू करते हैं वेक्टर से। वेक्टर का कंसेप्ट थोड़ा नया भी है ना थोड़ा। तो ये डायग्राम मैंने लाया, डायग्राम तो दिख ही रहा होगा क्या है ये डायग्राम, है ना। वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज इसका जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है और एरो वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हेड जिधर है उस डायरेक्शन में, टेल, हेड एंड टेल बना हुआ है, मानो कि ये धनुष है ना। तो जिधर एरो है हेड और ये टेल, तो ये डायरेक्शन टेल टू हेड, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। और इसका जो लेंथ है ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी which has both magnitude as well as direction, जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है ना। तो मैग्नीट्यूड इसके लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं और डायरेक्शन एरो हेड से, ठीक है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था वेक्टर। तो वेक्टर, इसका डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स, ये सब तो पढ़ लिया हम लोगों ने। अब थोड़ा देख लेते हैं कंसेप्ट, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, है ना। दो वेक्टर्स, मान लो कोई दो वेक्टर हैं ए एंड वी, देन इसका जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो एक वेक्टर होता है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए वेक्टर। वेक्टर प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर का, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये हम लोगों ने देखा था पहले ही। जैसे मान लो कि कोई वेक्टर है ए, तो ए एंड बी दो वेक्टर है, इसका जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी, ये मान लो बराबर है सी के, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू, क्या लिखते थे हम लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए क्रॉस बी, एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड यूनिट वेक्टर एन, है ना। यानी वेक्टर प्रोडक्ट, अगर कोई दो वेक्टर है ए एंड बी, तो उसका जो वेक्टर प्रोडक्ट है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं कि इसका जो वेक्टर प्रोडक्ट है, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, इट इज आल्सो ए वेक्टर, जिसका डायरेक्शन होगा ये यूनिट वेक्टर एन, और उसका डायरेक्शन जो होगा दैट इज ए एंड बी, दो वेक्टर है। और तो इसका जो वेक्टर प्रोडक्ट है दैट इज सी, तो जो सी का डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर टू ए होगा, परपेंडिकुलर टू बी होगा, एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी होगा, है ना। हालांकि इसका डायरेक्शन देखने के लिए हम लोग राइट हैंड स्क्रू रूल करते हैं यूज, राइट हैंड स्क्रू रूल, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। राइट हैंड स्क्रू रूल, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली यूज होता है, राइट हैंड स्क्रू रूल, है ना। ये कहता है राइट हैंड स्क्रू रूल कि यदि दो वेक्टर है, जैसे मान लिया कि हमने अपने केस में माना था एक वेक्टर है ए एंड अनदर वेक्टर है बी, ठीक है। दोनों इस प्लेन में, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, ठीक है। दोनों क्या है, प्लेन ऑफ द स्क्रीन में दिख रहा है अपने को, है ना। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देखने के लिए राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज करते हैं। राइट हैंड स्क्रू रूल यानी राइट हैंडेड स्क्रू को अपने को मूव करना है, किस सेंस में, फ्रॉम ए टू बी तक अपने को जाना है ना, थ्रू स्मॉलर एंगल। ए टू बी किधर जाना है, थ्रू स्मॉलर एंगल। तो ए से बी तक हम लोग ऐसे भी जा सकते थे, बट ये लार्जर एंगल हो जाएगा, स्मॉलर एंगल ये है दिस वन। तो ए क्रॉस बी, ए से बी की ओर राइट हैंडेड स्क्रू लेंगे और उसको इस तरह से में घुमाएंगे कि ये अपनी जो फिंगर्स हैं ये रोटेट हो फ्रॉम ए टू बी, है ना। तो जो स्क्रू है, स्क्रू जिस डायरेक्शन में एडवांस करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ एडवांसमेंट ऑफ स्क्रू, वो डायरेक्शन होगा सी का। तो इस केस में यदि हम लोग देखें तो एक्चुअली ये जो सी का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। ये दोनों वेक्टर ए एंड बी प्लेन में है, तो ए क्रॉस बी, ए से बी की ओर जा रहे हैं, किस सेंस में जा रहे हैं,
एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जा रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज जब जाते हैं तो आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल होगा। ये नॉर्मल जो होगा क्या होगा, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, यानी इस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा। प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी पर भी परपेंडिकुलर होगा, यानी ए पर भी परपेंडिकुलर है और बी पर भी है। अब प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी पर है और ये प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी पर, यानी इस प्लेन पर परपेंडिकुलर, तो आउटवर्ड भी हो सकता है इनवर्ड भी, लेकिन इस केस में ये होगा आउटवर्ड, है ना। और यदि बी क्रॉस ए देखते तो बी से ए की ओर आते क्लॉकवाइज सेंस में, तो इनवर्ड होता परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आउटवर्ड होगा एंड परपेंडिकुलर। इसको ऐसे डॉट से दिखाते हैं, ठीक है। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट्स, ठीक है। अगर डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखें वेक्टर प्रोडक्ट के, दो वेक्टर हैं ए एंड बी, ठीक है। तो इसका जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो एक वेक्टर होता है ना, ये वेक्टर, और जिसका डायरेक्शन जो है वो होता है परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स ए एंड बी। दैट इज, जैसे भी हम लोगों ने देखा था, C इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी यानी ए एंड बी दो वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो भी एक वेक्टर है C, और इसका जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड स्क्रू रूल से निकालते हैं। यानी इसका जो डायरेक्शन होगा C का, एक्चुअली ए पर भी परपेंडिकुलर होगा, बी पर भी होगा, इनफैक्ट प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी अगर कहें तो वेक्टर प्रोडक्ट ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है, ओबे नहीं करता है। यानी ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, है ना। ए क्रॉस बी, इनफैक्ट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ए क्रॉस बी बराबर होगा ए बी साइन थीटा, है ना। यानी ए क्रॉस बी, इनफैक्ट ए क्रॉस बी इक्वल टू होगा माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, है ना, अपोजिट होगा। ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा, जैसे इस केस में देखें हम लोग, तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन हो रहा है वो डायरेक्शन क्या हो रहा है, देखा हम लोगों ने भी, आउटवर्ड हो रहा है। ए क्रॉस बी ए से बी की ओर जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जा रहे हैं तो आउटवर्ड बोला मैंने। और अगर बी क्रॉस ए देखें, बी से ए की ओर, स्क्रू को ऐसे घुमाएं कि अपने फिंगर्स रोटेट करें फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। तो स्क्रू किधर एडवांस करेगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, ये क्लॉकवाइज सेंस है तो स्क्रू अंदर जाएगा, यानी जो डायरेक्शन होगा उसको क्रॉस से बोल सकते हैं। क्रॉस का मतलब है परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड, और डॉट का मतलब है परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, ठीक है। तो दोनों उल्टा हुआ ना, ए क्रॉस बी बोला था तो ये डॉट निकला आउटवर्ड परपेंडिकुलर, अब बी क्रॉस ए इनवर्ड हो गया, यानी ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है, दैट इज ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। और क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। जैसे यदि कोई तीन वेक्टर हैं ए बी सी, तो ए क्रॉस बी प्लस सी ये बराबर होगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी की, ठीक है। यानी ये क्या होता है, ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव को नहीं करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है। अब वेक्टर प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, वेक्टर प्रोडक्ट इज गिवन बाय ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, क्या होता है, कोई दो वेक्टर है ए एंड बी, ठीक है। कोई दो वेक्टर है ए एंड बी, तो इसका जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है दैट इज गिवन बाय ए बी साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ए क्रॉस बी कब मैक्सिमम होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा कब मैक्सिमम होता है, जब थीटा 90 होता है ना। इफ थीटा इज इक्वल टू 90, यानी ये दोनों वेक्टर जब परपेंडिकुलर होंगे तो उस केस में ए क्रॉस बी का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगा, ए क्रॉस बी क्या होगा, मैक्सिमम होगा।
यानी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स को करते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ठीक है। और मिनिमम कब होगा ये वेक्टर प्रोडक्ट का वैल्यू, ए क्रॉस बी मिनिमम कब होगा, इफ साइन थीटा इज मिनिमम, और साइन थीटा कब मिनिमम होता है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और 180, 0 और 180। यानी दोनों वेक्टर यदि सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है, जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ए एंड बी के बीच का 0 है या 180 है, तो साइन 0 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है ना। तो उस केस में ए क्रॉस बी का जो वैल्यू है वो क्या होगा, मिनिमम होगा, एंड दैट मिनिमम वैल्यू इज 0, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट जो है वेक्टर का बाय इट्स सेल्फ, यदि अपने वेक्टर, यदि मान लो कोई वेक्टर है ए, उसको यदि ए वेक्टर से ही मल्टीप्लाई करें, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, क्या होगा, ए साइन थीटा, ए स्क्वायर हो गया, एंड ए के बीच का एंगल 0 हो गया, दैट इज 0। यानी किसी वेक्टर को यदि अपने ही वेक्टर से वेक्टर प्रोडक्ट इसका करेंगे तो वो वैल्यू कितना होगा, 0, है ना। दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा, वेनिसेस, वेक्टर प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा। अब यूनिट वेक्टर के केस में यदि देखें, यूनिट वेक्टर के केस में जैसे आई क्रॉस आई, ये भी सेम वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल 0 है, साइन 0 0 होगा, तो आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के, और ये भी बराबर कितने के होगा, 0 के होगा, ठीक है। और यदि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, ऑर्थोगोनल मतलब दो वेक्टर्स यदि परपेंडिकुलर हैं, तो उस केस में, है ना, जैसे हम लोग लिखे, मान लो ये कौन सा प्रॉपर्टी हो गया, 8, है ना, तो आई क्रॉस जे, ये भी एक वेक्टर होगा, वेक्टर प्रोडक्ट दो का वेक्टर होता है ना। तो आई क्रॉस जे बराबर क्या होगा, के, आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस के, ये भी एक यूनिट वेक्टर होगा, दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, यानी जे क्रॉस है आई जे के, आई क्रॉस जे के, एंड जे क्रॉस के आई, एंड के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, ये बराबर क्या होगा, ये जे के होगा, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे, ठीक है। और इसका उल्टा यदि कर देंगे, जैसे यहाँ से हमने कर लिया आई क्रॉस जे था, अगर जे क्रॉस आई करेंगे, जे क्रॉस आई, तो क्या होगा, माइनस ऑफ के होगा। उसी तरह यहाँ से देखें अपन, के क्रॉस जे माइनस आई होगा, उसी तरह यहाँ से देखें आई क्रॉस के माइनस जे होगा, ठीक है। ये सारी वेक्टर की प्रॉपर्टीज हैं वेक्टर प्रोडक्ट की, ठीक है। अब उसी तरह अगर कंपोनेंट के टर्म्स में देखें, इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, अगर कंपोनेंट के टर्म में वेक्टर दिए हुए हैं, दो वेक्टर ए एंड बी, तो उसका वेक्टर प्रोडक्ट निकालने के लिए उन्होंने मेथड देखा था, है ना, ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी, तो यहाँ लिखेंगे ए क्रॉस बी, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। और यदि कंपोनेंट फॉर्म में है, यानी ऐसा है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया हुआ है आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस क्या के ए जेड, उसी तरह वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है बी आई, है ना, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो दोनों का यदि वेक्टर प्रोडक्ट लिखेंगे तो ए क्रॉस बी बराबर कैसे, देखो आई यहाँ लिख देंगे, यहाँ जे लिखेंगे, एंड दिस के, आई जे के, पहले यूनिट वेक्टर लिख लिया। देन इसका जो वेक्टर ए क्या था, ए एक्स ए वाई एंड ए जेड, ठीक है। उसी तरह वेक्टर बी, तो ये था बी एक्स बी वाई एंड बी जेड, ठीक है। तो इसका जब वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो इसके लिए एक रूल ऐसे याद रखना है तो जल्दी हो जाएगा, है ना। वेक्टर आई जब ले रहे हैं हम लोग, जब वेक्टर आई ले रहे हैं, आई ले रहे हैं तो इस साइड एंड इस साइड को छोड़ देंगे, है ना, आई ले रहे हैं, देखो यहाँ, तो आई लेंगे तो क्या होगा, ए वाई बी जेड, आई अगर ले रहे हैं, आई हो गया यूनिट वेक्टर, तो इसके सामने का यानी ये अपने को छोड़ना है क्या, आई के जो कॉलम है रो है इसको छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, क्या बच गया आई, ये बच गए, ये 4 बच गए, ठीक है। इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, यूँ,
और ये दोनों को यूँ, यानी ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ए वाई बी जेड, ये हो गया ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ठीक है। उसके बाद बीच वाले को माइनस साइन देते हैं, माइनस जी, ये जो है बीच वाला है, यहाँ माइनस साइन दे दो। अब फिर इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो, बच गया क्या, ये ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड। अब वैसे कर दो ए एक्स बी जेड, ये क्या हो गया, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, बी एक्स ए जेड, ठीक है। अब के को लेना है यूनिट वेक्टर के, तो ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, क्या बच गए, ये 4 वेक्टर बच गए दिस, यानी ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ए एक्स बी वाई, बट यहाँ अब साइन अगेन प्लस होगा, प्लस के। अब क्या हो गया, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ठीक है। इस तरह से हम लोग कंपोनेंट फॉर्म में यदि है तो उसको ऐसे वेक्टर प्रोडक्ट उसका करते हैं, है ना। ये सब न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद आएंगे। फिर आता है कि स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर LAR, है ना, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगी। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ए डॉट बी, फ्रॉम डेफिनेशन ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच का एंगल यदि थीटा है तो ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, ये हमेशा ही स्केलर होगा, ए डॉट बी, इसलिए डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट है वो स्केलर होता है, दैट्स वाई दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ए डॉट बी हमेशा स्केलर होगा। हाँ, पॉजिटिव निगेटिव ये डिपेंड करेगा, ए डॉट बी पॉजिटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। अगर थीटा एक्यूट एंगल होगा, थीटा लेस देन 90 होगा, तो कॉस का वैल्यू लेस देन 90 होने से क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। तो 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल लेस देन 90 है, तो उसका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी होगा। और निगेटिव होगा कब, इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल, थीटा इज ग्रेटर देन 90, तब कॉस 90 का वैल्यू निगेटिव होगा। और जब निगेटिव होगा तो ए डॉट बी निगेटिव होगा, ठीक है। तो 2 वेक्टर्स यदि हैं ए एंड बी, तो उसका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एंड ये पॉजिटिव और नेगेटिव होगा डिपेंडिंग अपॉन द एंगल बिटवीन देम। ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, दैट इज ए डॉट बी, कोई 2 का डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होता है इसलिए ए डॉट ए इज इक्वल टू बी डॉट ए, सॉरी ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक है। ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को तो ये भी करता है, दैट इज ए डॉट बी प्लस सी, ए बी सी यदि 3 वेक्टर हैं तो ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी होगा, है ना। यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है, ठीक है। और ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा देखा हम लोगों ने फ्रॉम डेफिनेशन, ए डॉट बी बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं हाँ बताओ, एंगल। अगर 2 वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो इसका यूज करते हैं, दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इसका हम लोग यूज करते हैं एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स जब अपने को निकालना होता है, ठीक है। और क्या प्रॉपर्टी है इसकी बोल सकते हैं, है ना। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये स्केलर जो प्रोडक्ट है, 2 अगर वेक्टर्स हैं ए एंड बी, और जब उसका स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे हम, तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, उसी तरह जैसे वहाँ बोला था मैक्सिमम मिनिमम की बात,
तो यहाँ भी कहेंगे ये मैक्सिमम कब होगा, क्योंकि व्हेन यूर कॉस थीटा इज मैक्सिमम, जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा तो जो डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर का ए डॉट बी, ये भी मैक्सिमम होगा। कब होगा, तो ए डॉट बी विल बी मैक्सिमम, इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। किस पर डिपेंड करेगा, कॉस थीटा पर। व्हेन कॉस थीटा इज मैक्सिमम, और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, साइन योर कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1, दैट इज इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, है ना। यानी यदि दो पैरेलल वेक्टर्स हैं, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, ए एंड बी दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, तो इनके बीच का एंगल 0 होगा। उस केस में जो डॉट प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होगा, है ना। और मिनिमम कब होगा, जब कॉस थीटा का वैल्यू मिनिमम होगा। तो कॉस थीटा का वैल्यू मिनिमम कब होगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, ठीक है। कॉस 90 0 होता है, यानी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स मीन्स जो दो वेक्टर यदि परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो 0 होगा, ठीक है। और जैसे वहाँ देखा था, अगर वेक्टर को वेक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई करें लेकिन स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, जैसे ए डॉट ए वेक्टर है, उसको अपने साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए इंटू ए स्क्वायर, एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड ए के बीच का एंगल क्या है 0, कॉस 0 1, दैट इज ए स्क्वायर, है ना। यानी ए का जो वैल्यू निकलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इस फॉर्मूले से निकलेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए डॉट ए, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए डॉट ए। और अगर यूनिट वेक्टर का केस है, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, तो आई डॉट आई क्या होगा, आई या बीच के एंगल 0 कॉस 0 1, तो 1 हो जाएगा। तो आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के, और ये बराबर होगा 1 के, ठीक है। इन केस ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, यदि परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, इन केस ऑफ ऑर्थोगोनल, यानी आई डॉट जे अगर निकालेंगे, है ना, तो दोनों के बीच का एंगल 90 कॉस 90 0, तो आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर के डॉट आई, ठीक है। और ये बराबर कितना होगा 0। यानी यदि परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो उनका जो यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट है वो 0 होता है। एंड इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट फॉर्म में यदि लिखें, जैसे वहाँ हम लोगों ने लिखा था कंपोनेंट फॉर्म, दैट इज यदि दिया हुआ है अपने को वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, उसी तरह बी इज इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, है ना। देन ए डॉट बी, ए क्या लिखा है हमने, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, है ना, ये ए को लिखा। डॉट, अब वेक्टर बी को क्या लिखें, बी एक्स आई, कंपोनेंट फॉर्म में एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, है ना, तो बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ठीक है। इसका डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई डॉट आई सेम वेक्टर सर्वाइव करेगा, फिर आई डॉट जे 0 हो जाएगा, उसी तरह आई डॉट के 0 हो जाएगा, यानी सेम सर्वाइव करेगा, यानी आई डॉट आई 1 होगा, है ना। इसी तरह जे डॉट जे के डॉट के, ये हो गया ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस उसी तरह होगा ए जेड बी जेड, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या देखा, हम लोगों ने ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये सारी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था एक्चुअली क्या, वेक्टर, अगर कोई दो वेक्टर्स दिए हुए हैं तो उनका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, है ना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला, ठीक है। कोई दो वेक्टर्स यदि दिए हुए हैं, जैसे यहाँ मैंने इसके लिए फिगर लाया है ना, कोई दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर क्या है, दिस इज वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, है ना। दो वेक्टर के बीच का एंगल है ये थीटा,
दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा, अल्फा नहीं है। ए वेक्टर ए का डायरेक्शन यूँ है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वेक्टर बी ये यहाँ से वेक्टर बी, तो ए एंड बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा। यदि कोई दो वेक्टर है उसके बीच का एंगल थीटा हो तो रिजल्टेंट के लिए हम लोगों ने एक्सप्रेशन निकाला था, अब यहाँ मैं डिराइव नहीं करूँगा। तो आर इक्वल टू कितना निकला था, एक्चुअली इस ट्रायंगल से ले लेते हैं अपन, ओ ए बी। एक तो ये था कि वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों के बीच का एंगल थीटा, अब बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वेक्टर ए पर, हालांकि यही है क्या, इसको जब प्रोड्यूस किया और इस पर परपेंडिकुलर बी एन ड्रॉ किया अपन ने, है ना। ये आर है, दिस आर इज द रिजल्टेंट, ए प्लस बी होगा, है ना। तो रिजल्टेंट अब कितना एंगल बना रहा है वेक्टर ए के साथ, यदि वो है अल्फा तो हम लोग डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, ओ बी एन राइट एंगल है, इसमें हाइपोटेन्यूज 90 के सामने की साइड क्या है, ओ बी, तो ओ बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, है ना। और ओ एन बराबर ओ ए प्लस ए एन, तो ए प्लस और ए एन बराबर कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा, है ना। उसी तरह बी एन बराबर कितना है, बी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से निकल जाएगा कि आर इज इक्वल टू, इनफैक्ट जो हम लोगों ने निकाला था, आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, ये निकाला था, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। और डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन यानी रिजल्टेंट आर जो एंगल बना रहा है ए के साथ, यदि वो एंगल अल्फा है तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से देखो p बाई बी, दैट इज बी साइन थीटा अपॉन ए, ये क्या हो जाएगा, p बाई बी हो गया ओ एन यानी a प्लस एन इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, यानी a प्लस बी कॉस थीटा। तो ये जब भी दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना हो तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड अल्फा इज द एंगल विच द रिजल्टेंट मैक्स विथ वेक्टर ए, ठीक है। तो इस तरह से ये डायरेक्शन के लिए फार्मूला बहुत ही यूजफुल है, आगे भी काम आता है ना। फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के लिए देखें तो एक्चुअली ए माइनस बी होता है, और वहाँ जो फार्मूला आएगा क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोगों ने देखा था, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एक्सप्रेशन क्या होता है, t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट के लिए h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। मैक्सिमम रेंज, पहले रेंज के लिए निकाला था, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, मैक्सिमम रेंज यू स्क्वायर बाई जी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने अपरेंट वेट की बात की थी, अपरेंट वेट, है ना। अपरेंट वेट का कंसेप्ट है, अपरेंट वेट क्या, लिफ्ट में अपरेंट वेट ऑफ ए बॉडी ऑफ ए पर्सन इन अ लिफ्ट, लिफ्ट में कोई आदमी है, अब लिफ्ट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है ना, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सिचुएशन, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए मैंने इसको आज अपने डिस्कशन में रखा ही हूँ, है ना। चलिए इधर से ही कर लेते हैं अब हम लोग, ठीक है। तो अपरेंट वेट का केस है कब, अब जब लिफ्ट अपवर्ड मान लो मूव कर रहा है, अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव कर रहा है, लिफ्ट इज मूविंग, लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रहा है या डाउनवर्ड कर रहा है, क्या, लिफ्ट है कोई और इसके अंदर कोई मान लो आदमी है, ठीक है, इसके अंदर कोई आदमी है, और लिफ्ट यदि ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है ना, बट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इस केस में क्या होगा, ये लिफ्ट ऐसा रहता है ना। अब लिफ्ट यदि ऊपर की ओर जा रहा है या नीचे की ओर आ रहा है, दोनों ही केस एक साथ नहीं होगा दोनों, मान लो कि ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ऐसा केस दिया, जबकि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। तो हम लोग कैसे वेट निकालते हैं, अपरेंट वेट, आर यहाँ क्या होगा, अपरेंट वेट, है ना। तो ऊपर या नीचे जा रहा है, दोनों ही केस में क्या होगा, आर माइनस एम जी,
और ये बराबर आएगा 0 के, है ना, क्योंकि नेट फोर्स मान लो ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है तो नेट फोर्स ऊपर की ओर, एक्सेलरेशन a, है ना, तो F इक्वल टू एम ए बट क्या है, a 0 है तो 0 हो गया। अब ऊपर जा रहा है तो रिएक्शन तो ऊपर की ओर होगा, है ना, वेट क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, तो R माइनस एम जी बराबर 0। इस केस में रिएक्शन क्या हो गया, R बराबर एम जी। R जो होगा रिएक्शन, यही होगा उसका एपरेंट वेट, यानी इस केस में जो एपरेंट वेट होगा वो एक्चुअल वेट के बराबर होगा, ठीक है। दूसरा केस, यदि लिफ्ट रेस्ट में है, लिफ्ट एट रेस्ट, अगर रेस्ट में है तो उस केस में क्या है, उस केस में एक्सेलरेशन 0 है, तो सेम बात होगी, यानी R माइनस एम जी बराबर 0, यानी यहाँ भी R बराबर एम जी, है ना, यानी उसका जो एपरेंट वेट है वो एक्चुअल रियल वेट के बराबर होगा, एक्चुअल वेट के बराबर होगा, ठीक है। अब यदि लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है, मानो ऊपर की ओर विथ एक्सेलरेशन a, ठीक है, लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की ओर विथ एक्सेलरेशन a, तो इस केस में क्या होगा, ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर की ओर जा रहा है तो इस केस में क्या होगा, नेट फोर्स तो ऊपर की ओर लग रहा है ना, एम ए, एम यदि उस बॉडी, कोई बॉडी है, कोई आदमी है जिसका मास m है, तो m इंटू ए नेट फोर्स हुआ, एम इक्वल टू वाट, रिएक्शन ऊपर की ओर और वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो R माइनस एम जी हो जाएगा। इस केस में R रिएक्शन जो आता है वही अपरेंट वेट होता है, तो R बराबर हो गया m इंटू ए प्लस जी, यानी इस केस में जो अपरेंट वेट होगा वो एक्चुअल वेट से ज़्यादा होगा, है ना, अपरेंट वेट ज़्यादा होगा, ठीक है। और यदि ऐसा केस है कि लिफ्ट जो है, लिफ्ट जा रहा है विथ एक्सेलरेशन g, ऊपर की ओर ही जा रहा है और g एक्सेलरेशन से जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है विथ एक्सेलरेशन g जा रहा है, a बराबर g, तो इस फार्मूले में सेम फार्मूला होगा, ऊपर की ओर जा रहा है तो नेट फोर्स ऊपर की ओर, एम ए इक्वल टू R माइनस एम जी, और a बराबर यहाँ g है, g एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो यहाँ देख सकते हो कि R बराबर कितना हो गया, 2mg, यानी इस केस में जो अपरेंट वेट है वो रियल वेट के 2 टाइम्स ज़्यादा होगा, ठीक है। उसी तरह लिफ्ट यदि एक्सेलरेट कर रहा है डाउन, यदि लिफ्ट नीचे जा रहा है, ये सब केस हम लोगों ने देखा था, लिफ्ट यदि नीचे जा रहा है विथ एक्सेलरेशन a, तो इस केस में अपरेंट वेट क्या होगा, नीचे जा रहा है तो नेट फोर्स नीचे लग रहा है एम ए, है ना, और नेट इस डायरेक्शन में क्या है, वेट एम जी, और रिएक्शन तो इस डायरेक्शन में है R, है ना, तो एम जी माइनस R। इस केस में जो रिएक्शन निकलेगा R बराबर क्या हो गया, एम जी माइनस ए, यानी इस केस में जो अपरेंट वेट है वो कम होगा एक्चुअल वेट से, ठीक है। और यदि लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है डाउनवर्ड एट जी से, जैसे यहाँ देखा डबल हो गया, यहाँ अपवर्ड जा रहा था जी से तो डबल हो गया, अगर डाउनवर्ड जाएगा जी से तो क्या होगा, तो क्या होगा, अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो डाउनवर्ड के केस में अपरेंट वेट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे केस थे लिफ्ट के, है ना। और हम लोगों को फिर न्यूटन्स लॉज वगैरह पढ़ा हम लोगों ने, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। फिर सर्कुलर मोशन में देखा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए एक्सप्रेशन निकाला था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए, एक्चुअली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, दैट इज ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, है ना। इसको डिराइव भी किया था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। ये क्वेश्चन एक फ्रीक्वेंट आता है कि फर्स्ट एंड थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन सेकंड लॉ, जो फर्स्ट लॉ है न्यूटन्स का एंड थर्ड लॉ है, ये किसके अंदर है, इस सेकंड लॉ के अंदर ये दोनों कंटेंट माना जाता है, ठीक है। देन देखा था बैंकिंग ऑफ रोड, या कोई व्हीकल यदि सर्कुलर रोड पर जा रही है, सर्कुलर रोड पर व्हीकल जा रही है तो क्या होगा, सेफ टर्न लेने के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स बराबर कितना होना चाहिए, तो एक्सप्रेशन निकाला था म्यू एस आर जी। और यदि बैंक रोड है, बैंक्ड रोड है ना, बैंक्ड रोड के केस में, यानी आउटर जो रीजन है वो थोड़ा रेज्ड है इनर वन से, तो उस केस में मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए जो एक्सप्रेशन आया था, ये सब डेरिवेशन देख लेने का क्या था। हालांकि इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वगैरह भी आते हैं, तो आर जी इंटू म्यू प्लस टेन थीटा
अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन था। तो ये सारी चीज़ें थी, है ना। और आई होप कि कुछ तो समझ में आया। नाउ इट्स टाइम टू से यू थैंक्स a lot and good luck for